So, hello everyone, Jai Gurudev. We are connecting after a very long time. So, I hope आप सबको मेरी आवाज आ रही है और मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ एक बहुत स्पेशल सेशन ग्रह ज्ञान और गीता। तो आई थिंक इन तीनों के बारे में हमें कुछ कुछ आइडिया पहले से, एस्ट्रोलॉजी और ग्रहों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं। ज्ञान नॉलेज कि आप सब ने इतने शास्त्र ग्रंथ सब कुछ ये आवाज तो आप जानते हैं। हेलो ओके, प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड। ठीक है। सो आई थिंक ग्रहों के बारे में भी हम सब जानते हैं, नॉलेज के बारे में भी जानते हैं, और भगवत गीता को तो आई थिंक कोई भी नहीं होगा जो इससे अपरिचित रह चुका है। तो आज का सेशन किस चीज के ऊपर है कि इन तीनों के सम्मिलन को हमें देखना है कि हाउ दे ऑल थ्री आर कनेक्टेड। इंडिविजुअली कहीं ना कहीं हम सब एक एक करके देख चुके हैं, पर इनके बीच में एक कनेक्शन है। कनेक्शन कैसे शुरू होता है कि हम शुरू करते हैं कि जब हम वानर योनि में थे अपने पूर्वजों की तरह, ठीक है, और उससे भी पहले जो भी हमारे एंसेस्टर्स रहे होंगे हम उस योनि में होंगे, और उससे इवॉल्व होते होते हम आज जिस फॉर्म में उस बॉडी फॉर्म के अंदर हैं, दिस इज कॉल्ड हाईली इवॉल्व बॉडी फॉर्म। इससे ज्यादा इवॉल्व फॉर्म कहते हैं कि अभी तक कोई और जीव का नहीं है। तो जब हम पशु योनि में थे ना, तो पशु योनि के अंदर एक फिक्स पैटर्न में उसका जीवन चलता है। उसे ये नहीं सोचना होता मैं कहाँ रहूंगा, मेरा अरेंजमेंट क्या है, कैसे होगा, क्या खाऊंगा, ये सब की चिंता नहीं उठती है। वो सिर्फ और सिर्फ है ना, क्या करता है, उसको अपने आप नेचर ने उसके दिमाग में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स फिक्स किया है, उसको यही खाना है। उसकी कोई चॉइस नहीं होती कि मैं ये खा सकता हूँ ये खा सकता हूँ, चुपचाप से वही चीजें खाएगा। जैसे जीवन की गति चलनी उसकी चलेगी, और एक अवधि के बाद जैसे समाप्त होना है होगा। एक पैटर्न में उसका जीवन चलता है, ऐसा है। लेकिन क्या हुआ कि जब हम इवॉल्व हुए ना, तो इवोल्यूशन के साथ में पहली चीज हमारे अंदर एक भय के रूप में उत्पन्न हुई कि हाउ विल आई सस्टेन माई सेल्फ। मैं क्या यही पैटर्न फॉलो करने के लिए आया हूँ क्या? मैं कब तक इस बंजारेपन के अंदर रहूंगा? कैसे कभी भी कुछ भी हम भाग रहे हैं, कर रहे हैं। जब हम गोरिल्ला से निएंडरथल और निएंडरथल से ह्यूमन फॉर्म में आ रहे थे, तो एक अजीब सा एक पहले भय उत्पन्न हुआ कि मैं सस्टेन कैसे करूंगा, मेरी प्रोजेनी सस्टेन कैसे करेगी। ये कैसा जीवन हुआ कि इधर उधर घूम रहे हैं, कभी शेल्टर के लिए, कभी यहाँ छुप रहे हैं वहां छुप रहे हैं, और फिर जो आ रहा है, कभी जंगल से फल खा लिए तो कभी शिकार करके खा लिया, कोई ठिकाना ही नहीं है। ये क्या जीवन चल रहा है? ये भय उत्पन्न हुआ, सस्टेन कैसे करूंगा। इसको दूर करने के लिए फिर हम बहुत सारी चीजें तलाशते गए, खोजते गए, और फाइनली एग्रीकल्चर की खोज हुई एक्सीडेंटली। एग्रीकल्चर डिस्कवर किया। वो कहते हैं आज तक अगर आप हिस्ट्री के अंदर जाएंगे ना, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे, तो सबसे पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी जो पहली बार या इन्वेंशन जिसने ह्यूमन डेवलपमेंट में की, पहली चीज वो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के पहले बिल्कुल ही पशु का जीवन था। एग्रीकल्चर डेवलप होने के बाद में कहते हैं कि हमारे अंदर हायर फीचर्स डेवलप होने शुरू हुए, क्योंकि उसके पहले हम सिर्फ अपने सस्टेनेंस के बारे में सोचते थे। अन्न जब पैदा होने लगा तो हमें पता चला कि हम भी सस्टेन कर सकते हैं, इस धरती पे हम भी रह सकते हैं। तो पहला एक वो फीलिंग आई कि हाँ, अब मैं सस्टेन कर सकता हूँ, आई एम सेफ। तो फिर जब एग्रीकल्चर हुआ, अनाज उगने लगा, कहाँ रहूंगा, रोटी कपड़ा और मकान जिसको हम कहते हैं, भी पहली सबसे इम्पोर्टेंट तीन ही रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई तो हमारे को एक तसल्ली मिली कि हाँ, मैं सस्टेन कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास में शक्ति है, या फिर मैं इतना है कि मैं सेफ रहूंगा, मेरी प्रोजेनी
पैटर्न को फॉलो करके सेफ रह सकती है। तो ये पहली चीज, हमें सिक्योरिटी का एहसास हुआ। उसके बाद में जब हमें लगा चलो अब तो मैं सिक्योर हूँ, इतना काम कर लिया, अब ठीक है, फिर हमारी दूसरी नीड क्या हुई कि यस अब हम मुझे क्या कुछ कुछ नया करना है अभी इस पैटर्न, क्योंकि वो पैटर्न्स हमें पशु योनि में फील नहीं होते थे। एक गाय है ना, एक ही चारा जिंदगी भर चबाती है, बोर नहीं होती उससे कभी भी। वो वही चारा अगले दिन भी चबाएगी, वही चारा उसने अगले दिन भी चबाएगी, उसको बोरियत नहीं होती। हमें एक खाना दूसरे दिन भी खाए ना, थोड़ा बोरियत लगे, तीसरे दिन तो उब जाते हैं भाई, अब ये नहीं खा सकता। दलिया एक दिन खाया, अच्छा लगा, दूसरे दिन खाया ठीक है, तीसरे दिन तो हाथ जोड़ लेता भाई, अब ये दलिया नहीं खाया। जिसमें जितना ज्यादा ये दूसरे स्वादिष्ठान चक्र की एक्टिविटी होती है ना, वो उतना जल्दी चेंज चाहता है, उतना ही जल्दी वो इधर उधर चीजों को बदल देना चाहता है। ये चीज है। तो इसी प्रकार से हमारा पहला मूलाधार चक्र ऐसे ही बैलेंस हुआ कि जब हम डेवलप हुए तो मूलाधार के अंदर जो थी पहली दो तरह की एनर्जीज आप देख सकते हो मूलाधार चक्र के अंदर। सबसे पहले होता है कि व्यक्ति जैसे वो हिला हुआ होता है ना, तो उसको बहुत टेंशन होती है, मैं कैसे रहूंगा, मेरा सर्वाइवल कैसे होगा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागती है, हाउ विल आई सर्वाइव। फिर उस चक्कर में वो पैसा पदवी मान इन तीन चीजों के पीछे भागता है। पैसा कमाऊंगा तो सरवाइव करूंगा, वो गलत नहीं है, वो डेफिनेटली सर्वाइव इंस्टिंक्ट है कि तो वो अपने आप ही भागेगा। ठीक है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आते ही वो फ्यूचर का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करेगा इधर उधर, तो वो चीज उसको ड्राइव करती है। पर जैसे ही ये फीलिंग आती है मैं सिक्योर हूँ, मैं सेफ हूँ, तो मूलाधार चक्र जो है वो पॉजिटिव होने लगता है। और वहीं से कुंडलिनी की एक दूसरी गति शुरू होती है, जिसको हम सेकंड चक्र पर थोड़ी एनर्जी आती है, इसमें क्रिएटिव एनर्जी है। और ये जो सारा वर्ड आप देख रहे हैं आज तक, ये सिर्फ सेकंड चक्र का मैनिफेस्टेशन है। हर एक व्यक्ति के अंदर किसी को कम्युनिकेशन का ऐसा मोबाइल बना दिया, उसमें सॉफ्टवेयर बना दिया, इसमें ये सब कुछ स्वादिष्टान की एनर्जी से होता है। तो आज तक जो वर्ल्ड हम देख रहे हैं ना फिजिकल अपने सामने, इसे दो चक्रों का मैनिफेस्टेशन है। पहला मूलाधार चक्र और दूसरा स्वादिष्टान चक्र। इसके बाद मणिपुर पे आते हैं, तो जो पावर होल्ड करना चाहते हैं ना कि अब मैंने अपना वर्ल्ड क्रिएट किया है तो मैं एक सिस्टम बनाऊं, इसको मैनेज करूं, अपनी तरफ से इसको रन करूं। ये जो मैनेजमेंट की पूरी स्किल है कि आई शुड होल्ड दिस और पावर होल्ड करूं, ये स्वादिष्टान के अंदर इसकी एनर्जी है। फिर अब वो वर्ल्ड से बोर हो जाते हैं अपनी बनाए हुए संसार से, तो एक वो इच्छा जागती है कि क्या मैं इसका रचयिता हूँ, या एक पूरे संसार का रचयिता कोई और है, मैं सिर्फ इसका पार्ट हूँ, मैं उसे जानना चाहता हूँ। प्रेम मरता है, वही अनाहत की ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी। और जब उसका प्रेम जागता है तो सबसे पहले कृतज्ञता उठती है उसके लिए, विशुद्धि चक्र जो है वो अच्छा होता है। और फिर उसी का नॉलेज अपने अंदर उपजने लगता है, इसे इंट्यूटिव नॉलेज कहते हैं। आज्ञा चक्र शांत होता है और वहीं से आनंद की प्राप्ति होती है कि सिर्फ वही है। जब ये एहसास होता है तो ये जो वर्ल्ड है ना, ये सिर्फ दो चक्रों का मैनिफेस्टेशन है। पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्टान, तीसरा कुछ हद तक हम अनाहत चक्री जिसमें एक मैनेजमेंट के सिस्टम आ जाते हैं। तो उसके आगे की गति वर्ल्ड में नहीं है, वो हमेशा स्पिरिट की ही गति है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ही गति है। मटेरियल वर्ल्ड की गति सिर्फ तीन ग्रहों, तीन हमारे चक्रों तक की ही है। तो अब ग्रह जो है, क्योंकि इन सब से कनेक्टेड है, तो यहीं से कनेक्शन बनता है कि आखिर हम कैसे गीता की नॉलेज या ज्ञान को हम इंटीग्रेट करके अपनी लाइफ को सुगम बना सकते हैं। तो जब भी आपके अंदर अब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आती है, अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, तो आपका मूलाधार चक्र बैठ गया उसमें, बिल्कुल बैठ गया। तभी आप में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागती है, उसका रिएक्शन में भय भी आता है। और उसके साथ साथ में कभी कृपा महसूस नहीं होती, एक बृहद आकाश के अंदर मैं हूँ, एक डिवाइन कनेक्शन बिल्कुल जीरो हो जाता है, इसीलिए उसमें आता है मेरा क्या होगा। तो ये चीज जैसे ही जागती है, तो यहाँ पे तीन प्लैनेट्स होते हैं मूलाधार पे हमेशा। सबसे पहले हमारे मंगल सुषुम्ना नाड़ी के अंदर, और इड़ा पिंडा नाड़ी में शनि देव। तो मूलाधार में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्यों आती है, क्योंकि
शनि जो है वो ज्यादा पावरफुल है मंगल से, तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आदमी बैठ जाता है और बिल्कुल चिंतित हो जाता है। और उसके साथ में तीसरा प्लेनेट यहाँ पे राहु भी है। तो राहु, शनि और मंगल, जिसमें मंगल की पावर कम हो गई है, शनि और राहु की पावर बढ़ गई, तो कंफ्यूज्ड रहता है, अपने माइंड में ऑक्यूपाइड रहता है। और तीसरी चीज होती है कि दुखी और उदास हो जाता है, आगे कुछ दिखता नहीं है। और यही पहली स्थिति थी जहां पे अर्जुन पड़ा था विषाद योग। तो इस प्रकार से फर्स्ट चैप्टर इज एक्चुअली कनेक्टेड द फर्स्ट चैप्टर। उसमें जो एनर्जी ऑफ सस्टेनेंस है, तो उस टाइम ये लगता है मैं ये करूंगा तो क्या होगा, ये करूंगा तो क्या होगा, ऐसे निकलूंगा तो क्या करूंगा, और इसकी चीज में मन उलझा रहता है कि मैं ये करूंगा तो भी ऐसा मुझे नहीं मिलेगा, ये करूंगा मुझे क्या मिलेगा, मैं कैसे सस्टेन करूंगा। ये इसी चीज में उसका मन उलझ गया है कि शनि और राहु हावी हो गए थे, मंगल बैठ गया। तो कृष्ण ने क्या किया उस समय, जो नॉलेज उसने दिया, भगवान कृष्ण की वाणी ऐसे अशोचा नन वशोच, दूसरे भाव चैप्टर में, पहले चैप्टर में अर्जुन ही बोलते रहे। तो जब शनि और राहु की जब ऐसी भयानक एक्टिविटी किसी में भी होती है ना, तब जाकर के उसमें तीन पॉसिबिलिटी बनती है। पहला, वो व्यक्ति को लगता है जीवन ऐसा ही है, खासकर अगर शनि की महादशा हो तो वो ऐसे ही सोचता है जीवन ऐसा ही चलने वाला है। तो ये पहली कैटेगरी के लोग होते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो इसको एंजॉय करने लग जाते हैं। उनकी क्या होता है कि उन्हें अटेंशन लेने की आदत हो जाती है, मैं दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं गरीब, मतलब इस टाइप कि वो दुखी है, परेशान है, गरीब है, या कुछ भी आ सकता है कि भाई ये है वो है। अपनी मिजरी के द्वारा दूसरों के प्रति आकर्षण वो क्रिएट करता है, उसको अटेंशन चाहिए होता है। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है उस केस में, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई वो पता है उसको कि भाई मैं जिस स्टेट में हूँ ये स्टेट रहने लायक नहीं है और मुझे से बाहर निकलना है। ये तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती है। तो पहली स्थिति क्या है, जब शनि और राहु दोनों का भयानक हैवॉक चलता है, ये जीवन ही ऐसा है, सब बेकार है, ऐसे ही रहता है, कुछ है ही नहीं इस दुनिया में रहने, ये फीलिंग आना, ये जब दोनों ही खराब है, मंगल बिल्कुल जीरो एक्टिविटी है। दूसरी चीज है, मंगल की थोड़ी सी एक्टिविटी है और राहु की एक्टिविटी थोड़ी अनुपात में ज्यादा है, तो वो अटेंशन सीकिंग, जैसे सेलिब्रिटीज में होता है ना, अटेंशन अपनी तरफ गेन करना, इसीलिए सेलिब्रिटीज को हम राहु से कनेक्ट करते हैं, दिन भर सोचते हैं कैसे अटेंशन लेते हैं। और तीसरी चीज होती है कि मंगल का जो पावर है वो बराबर है, तो व्यक्ति कहता है कुछ करने से बाहर आ सकता हूँ, बाहर कैसे आना है मुझे, इस चीज में आता है और वो कुछ ढूंढने लगता है। वो बैठ नहीं पाता, वो ढूंढता रहता है, इसका समाधान ढूंढता है, ठीक है। और यहीं से वो एंटर करता है सेकंड चैप्टर के अंदर, जहाँ पे उसे समाधान मिलता है। तो तब भगवान कृष्ण जो नॉलेज देते हैं उसे सांख्य योग कहते हैं। और जो सेकंड चैप्टर है वो राहु और शनि दोनों से मुक्त करवाता है, उनके जो बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जब आता है ना, उससे मुक्त करवाता है। तो वो सीधा ही ब्रह्म ज्ञान का तीर छोड़ते हैं कि ये सब छोड़, तू ये क्या होगा क्या नहीं होगा, तू पहले अपने आप को देख के, तू कौन है, तू कहाँ से आया है, तेरा स्रोत क्या है, तू किस चीज से बना है, क्या तू ये शरीर है या कुछ और है। उसे वो रियलाइज होता है कि एक्चुअली ये पूरा वर्ल्ड एक डायरेक्टर की स्क्रिप्ट जैसा है। आप सोचिए, शेक्सपियर ने बीइंग अ वेस्टर्नर, उसने जो अपनी पोएम लिखी सेवन एजेस, आई होप आप सब ने नाइन्थ टेंथ में या सेवन एजेस पोएम जरूर पढ़ी होगी। आप में से कौन है जो सेवन एजेस नहीं पढ़ा है जिसने? तो आप सबके लिए आज एक होमवर्क है, नेट पे लिखना सेवन एजेस, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं इसमें भी लिख देता हूँ आपके लिए चैट बॉक्स में। ये पोएम आप सबको आज जाके सर्च करनी और इसको पढ़नी। तो जो एक्चुअली भगवान कृष्ण ने सांख्य योग में बताया, यही विचार शेक्सपियर को शायद अपने दिमाग में उपजा कर उसने ये कविता लिखी, मास्टर। तो वो कहते हैं ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स,
They all have their exits and their entrances, and each man in his time plays many parts, his acts being seven ages. ये पूरा संसार एक रंगमंच जैसा है, हम सब एक्टर्स हैं, हमारे अपने अपने एंट्री है, एग्जिट है, अपनी स्क्रिप्ट है, और हम एक से ज्यादा रोल हमेशा प्ले करते हैं इस पूरी दुनिया में आते ही। और उसने 7 तरीके से कैटेगराइज किया उस एज को, उसीलिए इसने इस कविता का नाम सेवन एजेस रखा। तो कृष्ण भी उसको वही याद दिलाते हैं, तू कहाँ फंस गया है, ये तू नहीं है, ये तेरा सिर्फ एक रोल है जो तुझे मिला हुआ है। तू सिर्फ अपने रोल पे ध्यान दे, बाकी भूल जा तुझे कि क्या मिलेगा क्या नहीं, वो तेरा काम ही नहीं है। तू सिर्फ यहाँ एक रोल प्ले करने आया है, ठीक है, और मैं उसका डायरेक्टर हूँ। मैंने विलन को भी एक स्क्रिप्ट दी है, तुझे भी एक स्क्रिप्ट दी है। तू ये मत देख कि तू खत्म हो रहा है या फिर वो गलत हो रहा है, सही गलत तेरे हाथ में नहीं है, ये मेरा काम है, क्योंकि डायरेक्टर मैं हूँ। मूवी में क्या होना है वो डायरेक्टर देखता है, डायरेक्टर विलन को भी तो कुछ देता है ना इम्पोर्टेंस, तभी तो आपको मजा आता है। अच्छा, विलन से एग्जांपल बताते हैं। एक बार एक ड्रामा चल रहा था, और ये बड़ा ही फेमस यूएस का एक ड्रामा है। तो उसके अंदर विलन ने इतना, वो क्या है कि अपना क्रुएलिटी ऐसी उसने स्टेज पे दिखाई थी कि लोगों ने, एक आदमी था उसने चप्पल मारी थी उसको ऐसे। फिर बाद में क्या हुआ, ये सब नाटक खत्म हुआ, विलन को भी एक अवार्ड मिला, तो वो अपना चप्पल भी साथ लेके आया। उसने कहा एक्चुअली ये मेरे को जो दे रहे हो ये अवार्ड नहीं है, ये चप्पल मेरा अवार्ड है कि मैं कन्विंस कर पाया अपने अभिनय से कि कितना मैं, मतलब वो, उसने कहा कि ये मेरा अवार्ड ये चप्पल है कि मेरा कैरेक्टर में मैं था, ये चीज पता चली। तो हम सबको भी ऐसे एक रोल मिला हुआ है, ये जो वर्ल्ड में हम आए ना ये रियल नहीं है, ठीक है। हम सब जैसा भी हमारा रोल है वो एक पार्ट है, स्क्रिप्टेड है, ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है। आप जबरदस्ती उसमें अपना एडिशन करने की कोशिश मत करो, ठीक है। इससे दिमाग को जितना खाली रखोगे उतना अच्छा है। जो डायरेक्टर है उसने ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट बना रखी है, आपको टाइम टू टाइम वो पता चलता रहेगा कब क्या करना है, ठीक है। तो मस्त रहो, और ये याद रखो कि मैं एक रोल में हूँ, ठीक है। ये एक छोटा सा रोल है ये परमानेंट मैं नहीं हूँ। जैसे क्या रहता है कि कई एक्टर्स ऐसे होते हैं अपनी मास्टरपीस फिल्म में जो रोल करते हैं ना उसी रोल में अटक जाते हैं उनसे जब भी कभी बात करो उनका बोलने का अंदाज ही बदल जाता है, अपने नॉर्मल से उसी रोल में अटक के रह जाते हैं। तो हम सबके साथ भी ऐसे हुआ है कि हम एक रोल को निभाने आए थे, बट एक्चुअली हम उसी रोल में अटक गए कहीं ना कहीं, और वहीं से ये मिजरी है। तो एक्चुअली शनि और राहु की एक्टिविटी ना बार बार अंदर से आकर के व्यक्ति को इस रोल से मुक्त कराने के लिए आती है कि भाई अब तो बाहर निकलो, ठीक है, जानो कि तुम कौन हो। ये जिज्ञासा जागती है कि मैं इस रोल में नहीं, मैं इस रोल में हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर, एंड दिस इज इनफ टू सॉल्व ऑल योर लाइफ प्रॉब्लम। सांख्य योग को अगर किसी ने अनुसार, मतलब उसको अगर आत्मसात कर लिया या सांख्य योग समझ में आ गया ना, तो उसको जीवन की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। सच में वो अगर इतना पार्ट भी उतर गया ना, तो जो जीवन के दो सबसे भयानक ग्रह जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो तो वैसे ही कंट्रोल में आ गया, तो बाकी इतना कुछ रहता नहीं है। तो इसीलिए सेकंड चैप्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर कोई कहे ना इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, चैप्टर 2 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप सबका सेकंड होमवर्क ये है कि जब भी आपको अभी जाते ही, ठीक है, सेकंड चैप्टर आपको आज पढ़ना है। कहाँ से पढ़े, गुरुदेव की गीता जो है, गुरुदेव ने डिस्कोर्स दिया है, दैट इज ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ सेकंड चैप्टर। वैसा आप चाहे सेकंड चैप्टर खुद गीता से भी ओरिजिनली पढ़ोगे ना, तब भी आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगा जो गुरुदेव ने सेकंड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दे रखा है। सो आपको नहीं है तो आपको लेनी है, या फिर आर्ट ऑफ लिविंग ऐप पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, और उसमें अवेलेबल है, ई बुक्स भी है, इवन तो वीडियोस भी है, ऑडियो भी है। सेकंड चैप्टर जरूर से सुनना है। जब भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में अटक जाओ ना कि मैं जीवन में क्या करूंगा, मैं तो फंस गया हूँ, मैं ना यहीं पर अटका हुआ हूँ, ठीक है, तो वो आपको इंडिकेशन है कि भाई अब सेकंड चैप्टर खोलने का टाइम आ गया, तुम विषाद योग में चले, ठीक है। तो लाइफ ऐसी ही है, लाइफ गीता के एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है, फिर हम थोड़ा नीचे भी गिरते हैं तो वापस उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना हो,
ठीक है, इसी तरीके का वो जीवन है कि स्टेप बाय स्टेप ऊपर आगे बढ़ते रहो, ये चीज है। तो पहली चीज क्या करनी है, 7 एजेस आपको पढ़नी है और सेकंड चैप्टर पढ़ना है जरूर से जाके। कहाँ से पढ़ेंगे आप, ओरिजिनल गीता भी मत लीजिए, ठीक है आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें, पर एक्चुअली समझना है ना, तो गुरुदेव का सेकंड चैप्टर का जो डिस्कोर्स है दैट इज मोस्ट ब्रिलियंट, वही उसमें सेकंड चैप्टर पूरा है ना, उसका सार उसी के अंदर, तो वो आपको पढ़ना चाहिए। तो बस वहीं से एक स्टार्टिंग होती है। तो फिर इसीलिए सेकंड चैप्टर सांख्य योग है जो एकदम से मुक्त करता है, क्या रे वो एक उसमें आता है, ओ मैं कहाँ फंस गया था, मैं एक रोल में हूँ, और इसीलिए जो आपके पास है वो भी आपका नहीं है, तो दूसरों के पास है वो भी आप उनका नहीं है। इसलिए जलने की भी जरूरत नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है उसके पास फरारी, अरे वो फरारी भी उसकी नहीं है, वो सिर्फ एक रोल के तौर पे डायरेक्टर ने उसको दी है, ठीक है, वो उसकी नहीं है, ठीक है, उसकी डिग्रीज उसकी कोई भी चीज जो सामने वाले की है ना वो उसकी है ही नहीं, वो जैसे आपकी चीज आपकी नहीं है ना, आप एक रोल में हो, उसी तरह वो भी एक रोल में, हम सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं। इसलिए किसी से जलने की जरूरत नहीं कि मेरे पास ऐसा उसका, जैसे मैं एक रोल में हूँ वो भी एक रोल में, ठीक है। इससे आप तीसरे चक्र की जो प्रॉब्लम है कि जलन में फंसते हैं या फिर हम लालच में फंसते हैं, उससे हम निकल सकते हैं कि जो मिलना है मिल जाएगा। लालच में नहीं फंसना चाहिए, पर हाँ एक गोल जरूर रखना चाहिए कि अब मुझे ये करना है, ठीक है। अच्छा और कोई गोल समझ नहीं आता कि चलो अभी तो कुछ नहीं, तो सेवा का गोल ही रखना चाहिए, बट कोई गोल तो होना चाहिए। गोललेस जीवन के लिए गीता में भगवान कृष्ण भी आगे जाके रिकमेंड करते हैं कि जो बिना गोल के जीता है उसका तो जीवन ही व्यर्थ है, ये चीज है। गोल के साथ जीना है, लालच के साथ नहीं जीना है। गोल एक दिशा है, गोल जो है वो मार्गदर्शन है, मार्ग नहीं है, बस ये जान, मार्ग तो कुछ और है जो मुझे पता भी नहीं है जो चल रहा है, लेकिन गोल होना चाहिए, ठीक है। तो ईर्ष्या में नहीं फंसो, इसके लिए यही जानना है कि भी मैं भी एक रोल में हूँ, सामने वाला भी एक रोल में। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, आई थिंक किसी ने सवाल पूछा ईर्ष्या का क्या मतलब होता है। हाँ, तो सामने वाले से जलन जो उठती है कि उसके पास तो ये है वो है मेरे पास नहीं है, तो वो भी एक रोल में उसको वो डायरेक्टर ने दिया है। तुम्हें तुम्हें भी एक जो भी तुम्हें मिला है डायरेक्टर ने दिया है अपने हिसाब से, तो उसको ये नहीं देखना, अपना रोल निभाने पे ध्यान दो, और इसी को बुद्धि योग कहते हैं। तो भगवान कृष्ण जो कर्म योग से पहले बुद्धि योग देते हैं कि तुम कर्म पे ध्यान दो और उस पे फल पे मत ध्यान दो, ठीक है। जस्ट गिव योर 100% इन द डायरेक्शन विच यू फील इट इज राइट, कि ये सही दिशा समझ में आती है तो अपना 100% दे दो उसके अंदर, बिना, जैसे रेस में बच्चे भागते हैं ना, तो इधर उधर देख के भागें, जो भागता है ना वो अपने वो हमेशा पीछे ही रहता है, वो कितना भाग रहा है ये कितना भाग रहा है, आगे कौन रहता है वो सोचता भी नहीं, कोई और रिएक्शन आए नहीं, मैं भागूं बस बात खत्म हो जाती है। इसी को बुद्धि योग कहते हैं, कि बुद्धि नहीं तो बहुत चाहे चाहे करती है, इसका ये हुआ उसका ये हुआ, ये अच्छा है वो बुरा है, इतना नहीं सोचना चाहिए, बहुत सिंपल रखना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए, एक कुछ डिसीजन लेना चाहिए और फिर उसको फॉलो करते रहना चाहिए, ये बात है। जस्ट भागते रहो, ये चीज लाल सिंह चड्ढा भी उसमें कहीं ना कहीं बुद्धि योगी दिखाने की कोशिश की है कि कीप रनिंग, ठीक है। फॉरेस्ट गंप के अंदर भी वो भागता है ना, वो क्यों नहीं कहते कि मैं भागे जा रहा हूँ भागे जा रहा हूँ, वो एक्चुअली बुद्धि योग समझाना चाह रहा है कि लाइफ ऐसी जीनी चाहिए, कौन से मोड़ पे क्या होगा किसको क्या पता, जस्ट कीप रनिंग, अपना पार्ट जो है उसको निभाते रहो, ये चीज है। तो ये सेकंड चैप्टर को आप पूरा करते हो और फिर कर्म योग की तरफ आते हो कि कर्म योग क्या है। तो एक्चुअली वो जो है ना कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदा, ये एक्चुअली सेकंड चैप्टर की लाइन है, थर्ड चैप्टर की नहीं है, और ये कर्म योग नहीं है, ये बुद्धि योग है, कर्म योग और अलग होता है। तो उसके लिए शुड रीड थर्ड चैप्टर। और अब जब हमने शनि और राहु को बैलेंस किया तो तीसरा चैप्टर जो है वो मंगल को बैलेंस करता है, कि मंगल ही क्रिया शक्ति या कर्म शक्ति व्यक्ति के अंदर। तो अब थर्ड चैप्टर जो है वो आपको योगा ऑफ एक्शन समझा, उसके बाद में आप फिर जो है, और योगा ऑफ एक्शन सिंपली कहूँ तो जो हम कोर्स में कहते हैं गिव योर 100% इन द राइट डायरेक्शन, वही है
इन शॉर्ट उसको पूरा पढ़ के समझ के अगर आप कंक्लूड करो तो कोर्स में इतनी सी एक लाइन है, दिस इज एक्चुअली थर्ड चैप्टर, गिव योर 100% इन राइट डायरेक्शन बस। ये बेस्ट है, यही कर्म योग है। वो बात सोचना नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, बस करते जाना है। अच्छा फिर भी उठते हैं ऐसे विचार तो कहीं ना कहीं आपका सोलर प्लेक्सस कमजोर है, मंगल की पावर थोड़ी कमजोर है, और वो मूलाधार में, और यहाँ ये जो सोलर प्लेक्सस का एरिया कहाँ होता है, हमारे चेस्ट और नाभि के जस्ट बीच में, जहाँ पे रिब, जहाँ पे ये ज़िफिस्टर्नम होता है ना, इसको बोलते हैं। हाँ, इधर आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती जब भी ऐसा कुछ होता है कि आप 100% नहीं दे पाते हैं, भाई इधर बहुत वाइब्रेशन, तो आपको पद्म साधना करनी चाहिए। पद्म साधना से आपका एक्शन डोमेन बैलेंस है, इसीलिए डीएसएम प्रोग्राम में बार बार पद्म साधना कर कि ये पार्ट जो है ना ये खुलता है। ज्यादा हो तो दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, ठीक है, बट 2 बार तो रोज करनी चाहिए, जिसको यहाँ पे बिल्कुल एक्शन प्लेन उसको बिगड़ा हुआ लगता है कि मैं सही से अपना 100% नहीं दे पाता हूँ, तो इस तरीके से वो ट्राई। उसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो संन्यास योग जो है वो आता है आगे चल के, और संन्यास योग तक जो है कौन कौन सी हमारा पार्ट कवर होता है, तो हमारा जो जो प्लैनेट उसमें हम बैलेंस कर लेते हैं अगर वो नॉलेज उतरता है तो क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, ये 3 चीजें बैलेंस हो जाती है। क्रिया शक्ति जो है वो मंगल से रिप्रेजेंटेड है, ज्ञान शक्ति बृहस्पति से, और इच्छा शक्ति शुक्र से रिप्रेजेंटेड है। तो ये तीनों चीजें आपकी एकदम बैलेंस हो जाती है जब आप पहुंचते हो चैप्टर नंबर 12 तक, ठीक है। संन्यास योग के भी आगे 12 तक आप पहुंचते ही 3 चीजें आपकी बैलेंस हो जाती है, ठीक है, 3 प्लैनेट्स आपके बैलेंस हो चुके हैं। और अब जब हम 12वें चैप्टर पे आते हैं, दोबारा से शनि देव का ही आया हुआ, ये भक्ति कारक शनि ही है। वो पहले क्या था कि किस प्रकार से भक्ति कारक बन रहे थे, व्यक्ति को विषाद में लेके आ रहे थे, अब वही प्रेम में भी लेके आते हैं कि तुम ही करता हो, तुम ही, और उससे वो जो अगाध भक्ति और प्रेम उमड़ता है, वो 12 चैप्टर दोबारा से शनि देव की एनर्जी। उसके पहले शनि देव की एनर्जी जो है वो नेगेटिव फॉर्म में व्यक्त हो रही थी, अब पॉजिटिव फॉर्म में व्यक्त, वो आपको अपने हायर फील्ड से, सोर्स से ऐसा डीप कनेक्शन दे देते हैं ना, जो कि नहीं। इसलिए शनिदेव की पूरी दशा या जो भी रहती है ना, वो व्यक्तिगत इवेंट्स ही ऐसे ऐसे होते हैं कि उसको जाना ही पड़े भगवान के पास में, वो डंडा मार मार के भेजते हैं, ये चीज है। और जो समझदारी से खुद ही उसी सोर्स में रहता है, भक्ति में ही रहता है, उसको इतना फर्क भी नहीं, ये चीज है। तो जो 12 चैप्टर है वो भी सैटर्न को ही बैलेंस करता है, सेकंड चैप्टर भी सैटर्न को ही बैलेंस करता है। और सेकंड और 12 दोनों भावों को देखोगे ना ज्योतिष के अंदर, तो दूसरा भाव मारक भाव है, दूसरा भाव जो है वो वृद्धि का, धन का और एक्यूमुलेशन का भी भाव। 12th भाव भी मारक भाव है। तो ये जो मारक भाव से 2 और 7 होते हैं, सप्तम और दूसरा, बट अगर 2 और 12 को देखें तो ये दोनों एक्चुअली व्यक्ति की 2 आंखें होती है। तो शनिदेव का जो काम है ना, वो आंखें खोलना होता है, व्यक्ति की दुख से आंखें खोलते हैं, और नहीं तो भक्ति से आंखें खोलते हैं। ये इस प्रकार से कोई समझ सकता है कि 2 और 12 ये 2 चैप्टर्स समझ लीजिए सेकंड और 12 भावों से भी जुड़े हैं, और ये दोनों आंखों के ही भाव। तो व्यक्ति की आंखें खुलती है और उसको दिखता है कि एक्चुअली मुझे कुछ करने, मतलब उसके अंदर एक सिद्ध भाव उत्पन्न होता है कि मैं इसी का पार्ट हूँ, ठीक है। और ये दोनों भाव बैलेंस हो जाते हैं इन्हीं 2 चैप्टर्स के बार बार श्रवण, मनन और निधिध्यासन के। उसके बाद में जो 12वें चैप्टर के बाद 13, 14, 16, 17, 18, ये जो 5 चैप्टर में, ये समझ लीजिए कि अल्टीमेट उसी से जुड़ने के ही आगे के चैप्टर हैं। और 18वें में तो वो स्वयं अपना स्वरूप जो है वो निर्देशित करते हैं कि तू मुझे क्या समझता है, क्या कृष्ण को अर्जुन पहले से ह्यूमन, एक
अच्छा वाइज आदमी समझता है ना, फिर 18 में उनको दिखाना पड़ा, देख मैं कौन हूँ, तब उसको एकदम रियलाइज, अरे मैं तो कुछ नहीं। तो इस प्रकार से ये सारा गेम अरेंज्ड है। तो भगवत गीता के 18 चैप्टर में आप आगे बढ़ते बढ़ते अपने सारे ग्रहों को बैलेंस कर लेते हैं, अगर वो नॉलेज जीवन में उतर जाए। या अंदर नहीं उतरा तो कोई वो उसको कितने आप श्लोक पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो कोई सेंसलेस है। लेकिन हाँ, अगर आपने उस नॉलेज को लाइफ में उतार लिया तो बस आप समझ लो आपका लाइफ पूरा बैलेंस हो गया, कुछ भी उसमें नहीं रहता है जो इम्बैलेंस हो जाए लाइफ। ठीक है। सो दिस वाज टुडेज सेशन ऑन ग्रह ज्ञान और गीता। तो ग्रहों का, ज्ञान का और भगवत गीता का जो कनेक्शन है उसके बारे में हमने बात की। ठीक है।